बस में बैठी श्रद्धा किसी परिंदे की तरह सहमी और निराश थी जिसको उड़ान भरते हुए बीच में ही बहेलिये ने झपट लिया था। नियति का यह खेल उसकी समझ में नहीं आया। बोकारो पहुंचकर वह बस की सीट पर बेहिस्सी बैठी रही। भीड़ छंटने पर कंडक्टर ने हालत देखी और पास आकर बोला, मैम, आपका सहायता कर सकता हूँ? नहीं, मैं ठीक हूँ। बड़ी देर तक वो चुप कुर्सी पर बैठी खाली नजरों से मुसाफिरों को बाहर निकलता देखती रही। उसके दिमाग में सब कुछ पुट सा गया था। कौन सा घर, कौन सा शहर और कौन सा पता जहां जाना था? कंडक्टर ने उसकी झोला झपेटी निकाला। वह उठी, बस से उतरी और ऑटो वाले को बड़ी देर से नाम बताई। ऑटो पर बैठी तो लगा, सिर अंदर झंझनाहट सी है। किसी का नंबर याद ना आया। ऑटो वाला बड़ी देर तक सड़क पर इधर उधर घूमता रहा, फिर झुंझलाकर कहा कि मैम साहब, मुझे घर भी लौटना है। श्रद्धा की चेतना लौटी। बहुत देर बाद उसने पता बताया। घर पहुंचकर उसको अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था। सिर में दर्द उठ रहा था। वह सिर दोनों हाथों से पकड़कर बेडरूम में जाकर लुढ़क गई। सारी रात श्रद्धा के दिमाग में फोन की घंटी घनघनाती रही। उसने फोन रिसीव किया। सामने उसकी रूममेट थी। उसने कहा, देखो श्रद्धा, मुझे पता है तेरी हालत। तुम्हें देखकर मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितनी टूटी हो। प्लीज श्रद्धा, हो सके तो राहुल को भूल जाओ। उसने ये बात बहुत धीमे स्वर में कहा। श्रद्धा को ये अच्छी तरह याद है, वो अगस्त का महीना था जब उसकी पहली मुलाकात राहुल से हुई थी। उसके जीवन में और हॉस्टल के आसपास लड़कों की जमघट थी। कुछ चेहरे जाने पहचाने तो कुछ अनजाने थे। उन्हीं में से एक चेहरा राहुल का था। उसका चेहरा जैसे सिगरेट के धुएं में डूबा हुआ सा दिखता था। उससे बात करते हुए श्रद्धा को थोड़ा झटका महसूस हुआ। वह उसे छुपी नजरों से देखती, चेहरे पर खोयापन, माहौल से लापरवाह उसकी बड़ी बड़ी आंखें अपने आप से संवाद कर रही हो। वह उसके बारे बात करना चाहती थी, मगर जाने क्यों खुद को रोक लेती। श्रद्धा को जाने क्यों वह लड़का कुछ अलग सा लगता था, बल्कि यूं कहा जाए कि उस लड़के के व्यक्तित्व से कोई और शख्स अंदर बाहर नजर आ रहा था। इस दौरान श्रद्धा की नजरें कई बार राहुल पर पड़ जाती और वह अपनी नजरें चुरा लेती। श्रद्धा का हॉस्पिटल जाने में देरी हो रही थी। वह अपने कमरे में लौट आई। 3 दिन बाद राहुल का फोन आया। बस यूं ही हालचाल पूछने की नियत से उसने कॉल किया। श्रद्धा को उससे बात करना बुरा नहीं लगा। 5 मिनट की बात 1 सप्ताह में 5 घंटे में बदली। कुछ अटपटा हो रहा था शायद दोनों के बीच। यह सितंबर का शुरुआती दिन थे जब राहुल ने किसी काम के बहाने उसके शहर में आया था। पता नहीं क्यों श्रद्धा को इसकी भनक लग गई कि राहुल बहाना बनाकर सिर्फ उससे मिलने आ रहा है। दिमाग के इस शक को यह कहकर उसने झटक दिया कि यह बेवकूफी का ख्याल उसको मोबाइल पर होती बातों के कारण आया है, वरना एक लड़का जमशेदपुर से रांची का सफर इस तरह की बेतुकी बात के लिए नहीं कर सकता। राहुल जब पार्क से निकलकर वापस जा रहा था, तब उसने श्रद्धा की ओर मुड़कर देखा तो उसने हाथ उठाकर बाय कहा। फिर चैंक कर उसने अपने उठे हाथ के नम्र इशारे को ताका और नजर उठाकर जो राहुल की तरफ देखा, धक सी रह गई। उन आंखों में सम्मोहन था, गहरा आकर्षण। उसने हाथ नीचे किया और स्वयं से पूछा, कहीं यह तेरा भ्रम तो नहीं है श्रद्धा? एक रंग जो मौसम बदलने से पहले हवा में फैलने लगता है, कुछ वैसी ही कैफियत से श्रद्धा दो चार हुई।
एक खुशी, जैसे उसको कुछ मिल गया हो। मगर क्या? इसी उधेड़बुन में वह तैरती उतारती अपने हॉस्टल की ओर चल पड़ी। रास्ते के सारे पेड़ उसको चमकीली पत्तियों से सजे लगे और शाम ज्यादा गुलाबी, जिसमें धुंधल का सुरमई रंग की धारियां जहां तहां भर रहा था। हॉस्टल लौटते समय उसको सड़क की बत्तियां चिराग की तरह जलती लगी, जैसे छतों पर दिवाली की सजावट घरों को दूर तक रोशनी की लकीरों में बांट देती थी। आज उसका मूड बरसों बाद हल्का हुआ था। कोई कुठा, कोई शिकायत, कोई कड़वाहट या झुंझलाहट उसको आहत नहीं कर रही थी। वह हवा में तैरती हुई जब हॉस्टल पहुंची तो उसकी सहेली ने बताया कि तेरी रूममेट चाबी लेकर चली गई है, उसके आने में देर है। सूचना सुनकर वह हमेशा की तरह आक्रोश से भरी नहीं, बल्कि उसने लापरवाही से कंधे झटके और गुनगुनाते हुए 2 घंटे तक इंतजार किया। रात में नहाने के बाद वह नाइट कपड़ों में लिपटी आईने में अपना चेहरा इस तरह से देखने लगी जैसे पहली बार देख रही हो। आंखों के नीचे हल्का कालापन, भवों के पास कई लकीरें, माथे के पास सफेद बालों का झांकना, आंखों में एक जिज्ञासा कि मैं कैसी लगती हूं। उसको अपनी त्वचा मुलायम और चमकीली लगी। होठों पर जाने कहां से आई मुस्कान उसको अजनबी लग रही थी। थकान के बावजूद उसमें फुर्ती का एहसास था। खाना खाने के बाद जब वह बिस्तर पर लेटी तो उसको महसूस हुआ कि आज बरसों बाद उसके बदन को मुलायम बिस्तर मिला है। उसने आराम की सांस ली और आंखें बंद की तो सामने राहुल का चेहरा तैर गया। जमशेदपुर पहुंचते ही राहुल ने श्रद्धा को फोन किया कि वह अच्छे से पहुंच गया। रात को जब दोबारा उसने फोन किया तो श्रद्धा को पहली बार लगा कि उसके दिल में कुछ उथल-पुथल सी हुई। फिर फोन का सिलसिला 5 मिनट से आधा घंटा हो गया और सप्ताह के जगह रोज बातें होने लगी, जिसमें कैरियर की बातें कम और आपसी बातें ज्यादा होने लगी। खाना खाया या नहीं? दिन कैसा गुजरा? मौसम कैसा है? श्रद्धा को फोन का इंतजार सुबह 6 बजे से ही होने लगती। राहुल भी उसी वक्त फोन करता और दोनों की दिन की शुरुआत बेहतरीन होने लगी। श्रद्धा को अकेले का एक साथी मिल गया था, जिससे वह दुख सुख की बातें कर सकती थी। पिछले 3-4 वर्षों बाद श्रद्धा अपने अधूरेपन को दूर जाते देख रही थी। बहरहाल राहुल से दोस्ती श्रद्धा के जीवन में एक नई उपलब्धि थी, जिसने जीवन से उसका मोह बढ़ा दिया। उसमें थकान की जगह खुशमिजाजी आ गई थी। पहनने ओढ़ने का दिल करता। सजने संवरने की इच्छा के चलते उसने क्रीम सेंट का ढेर लगा लिया और हर रात राहुल के बुलावे पर उसका मन जमशेदपुर जाने को मचलने लगता। उसको अपने इस घर में एक और घर नजर आने लगा। बातों की लय में दोस्ती का अनुराग मर्दौरत की चाहत में बदल चुका था। एक दिलनशील कैफियत थी, जिसमें श्रद्धा डूबती चली जा रही थी। उसके हॉस्टल की अन्य लड़कियां उसके चेहरे पर आई ताजगी को देखकर जब कॉम्प्लीमेंट्स देती तो स्वयं श्रद्धा को लगता कि उसको भगवान ने कैसा वरदान दिया, जो दिल दोबारा धड़का और जीवन में अनुराग ताजा कोपल की तरह फूटा। श्रद्धा जब नए कपड़े पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई तो उसको लगा कि जवानी का साया अभी उसके चेहरे पर आया है। खुशी ने चेहरे में चमक ला दी है। इस ख्याल से उसकी उत्तेजना बढ़ी कि यदि राहुल ने उसे अपने साथ ले जाने की बात कही तो वह क्या फैसला लेगी। 19 सितंबर, राहुल रांची आ रहा था। श्रद्धा का मन तेजी से धड़क रहा था। 2 मुलाकातों के बाद घटनाएं संवेदना के स्तर पर जिस तरह से घटी थी सारी मौखिक थी, मगर उनमें जादू था
जो श्रद्धा के सिर चढ़कर बोल रहा था। कल रात राहुल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने श्रद्धा को विश्वास दिलाया कि जीवन का अंतिम पहर जैसे उसके साथ गुजरने वाला है, वही मेरा अंत होगा। राहुल रांची आ चुका था। श्रद्धा को डर था कि कहीं सबके सामने उसका चुंबन न ले ले। श्रद्धा किशोरी की तरह शर्माई शर्माई सी थी। प्यार किसी भी उम्र में हो, उसका अपना तर्क होता है, जो उम्र, जात पात, धर्म, भाषा की सारी दीवारों को गिरा देने की शक्ति अपने में रखता है। श्रद्धा की बेकरार आंखें बीच चौराहे की भीड़ में राहुल को ढूंढ रही थी। जब वह दिखा तो बड़ी व्याकुलता से आगे बढ़ी, मगर राहुल का ठहरा हुआ चेहरा देखकर ठिठक गई। वहां पर एहसास की कोई लकीर न थी, बस औपचारिकतापूर्ण मुस्कान। एक ठंडा सहज अंदाज श्रद्धा को परेशान कर गया। सुस्त कदमों से चलकर गाड़ी में बैठ गई। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ। बहुत चुप-चुप है। दरअसल सफर करने में थोड़ी दिक्कत आई, सो थोड़ा चुप रहकर रिलैक्स होना चाहता हूँ। राहुल और श्रद्धा फिर से राजधानी के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में पहुंच चुके थे। दोनों खामोश होकर घूमते रहें। कभी बात करने का जी चाहा तो किसी पेड़ या जानवर को देखकर उसके बारे बात करने लगते। ये क्या हो रहा था, इसकी सहज अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा था। आखिर में श्रद्धा उद्यान के सबसे आखिर में पड़े कुर्सी पर जा बैठती है। 2 मिनट इंतजार करना, मैं आता हूँ, राहुल यह कहकर एक दौड़ लगाता है। करीब 5 मिनट बाद वो एक ताजगी भरा गुलदस्ता लाता है। संभवतः उसने अभी अभी उसे आकार दिया था। उद्यान के द्वार से श्रद्धा के हाथ चेयर तक की दूरी तय करने तक राहुल ने सोच लिया था कि आखिर श्रद्धा के सामने अपनी पूरी बात या प्रपोज करने के लिए कौन सा नुस्खा अपनाना है। श्रद्धा ने जब राहुल को पास आते देखा तो वो चैंक गई। राहुल ने बड़े ही आहिस्ते से अपने घुटनों के बल बैठकर श्रद्धा को अपना तोहफा दिया। हाँ, उसने अपने मोबाइल पर धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से अपना बनाना, गाने को बैकग्राउंड बनाया। तुम्हारी आंखें बेहद खूबसूरत हैं। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली?